भारत को दोबारा ब्राह्मणों का गुलाम बनाना है या भारत को आजाद करना है, ये 52% लोगों के, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के जागृति पर निर्भर है। इतना बड़ा मामला है। अगर 52% लोग जागृत नहीं हुए, भारत ब्राह्मणों का दोबारा गुलाम हो जाएगा, और जागृत हो गए, भारत आजाद हो जाएगा, और इस देश में हम सब लोगों को, तमाम लोगों को आजादी मिलेगी। ये आजादी की जंग है, ये केवल चपरासी की नौकरी या बाबू की नौकरी हासिल करने का मामला नहीं है, ये आजादी की जंग है। ये आजादी की जंग लड़ने के लिए आज ये बड़ा संगठन बनाया जा रहा है। ये बनाने के लिए आप आने वाले समय में ताकत लगाओ है, और सभी कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता मिल करके इस राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीय जन आंदोलन निधि के तौर पर जो आगामी 6 अक्टूबर को आरएसएस कार्यालय का घेराव ऐलान किया गया है, उस घेराव के ऐलान के दौरान के बाद जो हमें निधि, जो संसाधन की आवश्यकता है, उस संसाधन को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से 10 लाख रुपए निधि के तौर पर सुपुर्द किया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय कमेटी, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा तथा प्रदेश के सभी पदाधिकारी और हमारे उत्तर प्रदेश के साथी माननीय अनुपम सिंह पटेल, माननीय सुशील यादव जी, माननीय रामनिवास यादव जी, माननीय शैलेश यादव जी से आपसे निवेदन है कि माननीय साहब को 10 लाख रुपए निधि के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले दिया जा रहा है। यह आंदोलन अब जन आंदोलन में रूपांतरित होता नजर आ रहा है। यह सैलाब बता रहा है कि यह देश में अब आरएसएस भाजपा की सरकार नहीं चलने वाली है, इस देश में आने वाले समय में मूल निवासियों की सरकार चलने वाली है। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रीय स्तर का, प्रथम राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन हो रहा है, और प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर आज ये अधिवेशन हो रहा है। तो मैं तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जो देश भर से यहाँ आए हैं, उन सभी लोगों को इस काम को, बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन लेने के लिए आप लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इसके लिए हृदय से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं भारत में, वो ब्राह्मणों की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी आपस में बातचीत मत करो। जो जिस स्थिति में है बैठ जाए, क्योंकि कोई परिवर्तन जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो सुविधाओं से नहीं होता। सुविधा से बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। हम लोगों को कुछ अभी असुविधाएं झेलनी होगी, तब जाकर परिवर्तन होगा। अगर कोई औरत माँ बनना चाहती है तो उसको बच्चा पैदा करने का दुख झेलना होगा। अगर वो दुख झेलना नहीं चाहती है तो वो माँ नहीं बन सकती। औरत तो रहेगी मगर माँ नहीं बन सकती। तो हम जो परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन के लिए हमें सुविधाओं से परिवर्तन कर लेंगे ऐसा नहीं होगा। जो भी असुविधाएं है उसके तहत रहकर हम लोगों को परिवर्तन करने का हुनर अपने अंदर सीखना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी। साथियों, 2 सत्र में आज का
ये पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय अधिवेशन है। साथियों, इस देश में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में हम लोगों को बांटा था। ब्राह्मण अंग्रेजों से थोड़ा महान लोग हैं, अंग्रेजों से वो कम नहीं है, महान है। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा था। ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो अंग्रेजों से ब्राह्मण बहुत महान है, बहुत 3000 गुना महान है। 2 से भागाकार करो 6247 को, तो 3000 से भी ज्यादा गुना जो है वो ब्राह्मण अंग्रेज से ज्यादा महान है। और उन ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट की 1703 जाति के टुकड़े बनाए। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं उनको पता नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े हैं ऑल इंडिया में, और आदिवासियों के 801 टुकड़े हैं, और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े हैं। तो सबसे ज्यादा टुकड़े ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के किए। पिछड़े वर्ग के टुकड़े 3743 जाति के। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है। आरएसएस ने उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। ये अपने से बना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। अडवाणी का और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए झगड़ा हुआ था, और इस झगड़े में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी को घोषित किया, तो अडवाणी जो है विजनवास में चले गए। तो अभी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ है। अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेट करना, उसको हिंदी में कहते हैं नॉमिनेशन को नामधारी। ये नामधारी प्रधानमंत्री है, आरएसएस का नॉमिनेट किया हुआ है, नामधारी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पद भी है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पावर नहीं दिया, पद दिया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दिया, पावर नहीं दिया। इसलिए 52% ओबीसी का प्रधानमंत्री है ऐसे कहा जाता है। आरएसएस के लोग प्रचार भी करते हैं, मगर उसको प्रधानमंत्री बनाया, पावर नहीं दिया। अगर बल्ब को आप पावर का बटन मत जलाओ तो बल्ब जलता है? नहीं जलता ना, ऐसे ही है। ये जो बल्ब है उसको पावर, आरएसएस ने पावर का बटन नहीं दबाया, पावर नहीं दिया। इसका सबूत क्या है? तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है, मगर पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया, पावर नहीं। पावर होता तो फैसला करता, पावर ही नहीं है फैसला करने का।
मगर पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पद से ही खुश है। समझ रहे क्या? तो पिछड़े वर्ग के लोग यहां बैठे हैं ना, इसीलिए मैं थोड़ा उनको दुख लगना चाहिए इसीलिए बोल रहा हूं। उनको खुशी वाली बात नहीं बोल रहा हूं, उनको थोड़ा दुख लगना चाहिए कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पद से ही खुश है। पावर मिले या ना मिले, साला हमारा आदमी प्रधानमंत्री बन गया। इसके पहले देवेगौड़ा भी बन गया था कर्नाटक का, वो भी पिछड़े वर्ग का था, मगर उसको ज्यादा देर चलने नहीं दिया क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के समर्थन में गिनती करने के बारे में ऑर्डर कर रहा था। उसको ज्यादा देर रहने नहीं दिया, उसको हटा दिया। नरेंद्र मोदी के 2024 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आरएसएस ने उसको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया कि उसी के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो आरएसएस को लगता है हाँ ये सुटेबल आदमी है, ये सुटेबल आदमी है, ये सुटेबल पिछड़ा है, ये हमारी व्यवस्था में सूट हो रहा है, हमारे व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहा है, ये सुटेबल है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए पिछड़े वर्ग के लोग खुश है कि हमारा आदमी प्रधानमंत्री हो गया। तो इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए और पिछड़े वर्ग के लोगों की यदि वास्तविक गिनती किया जाए तो ये 60-65% लोग हैं। कैसे? 1931 के सेंसस के अनुसार मंडल कमीशन ने आंकड़ा निकाला था तो 52% निकल रहा था 31 का। 31 के बाद 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान हिस्सा हो गया। मान लो 20% लोग पाकिस्तान चले गए तो भारत में रह गए 80% लोग। तो परसेंटेज 80% में 80 में नहीं निकाला जाता, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मानक आंकड़ा बनाना पड़ता है, तब जाकर परसेंटेज निकाला जाता है। तो हम 80 को 100 बना लेते हैं। अगर मान लो 80 को खींच ले तो 80 100 हो जाएगा। तो 80 में 52 है तो वो 52 भी खींचा जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 20% में अगर 52 10% ऊपर खींचा गया तो 62 हो गया, हो गया ना 62, 52 का 62। तो इस हिसाब से आजाद भारत में कुछ संख्या भी बढ़ गई है, उस हिसाब से ये 65-66% है पिछड़े वर्ग के लोग। तो ये पिछड़े वर्ग में हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि जिस समाज को हम लोग जागृत करना चाहते हैं, जिसको संगठित करना चाहते हैं और संगठित शक्ति निर्माण करके फिर संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करके बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारे ही लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें हमारे लोगों की ही सही जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है उसमें नॉमेडिक ट्राइब के लोग हैं। अब ट्राइब तो ट्राइब में शामिल होना चाहिए, मगर पिछड़े वर्ग में नॉमिनी ट्राइब के लोग शामिल है। निचले पायदान में, सबसे निचले पायदान में नॉमिनी ट्राइब के लोग संख्या में शामिल है। फिर उसके ऊपर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं,
फिर उसके ऊपर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, और इन लोगों से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये सारे हैं बैकवर्ड क्लासेस में। हमें जानकारी होनी चाहिए ये सारे लोग हमारे बैकवर्ड क्लास से संबंधित है, और इतने लोगों को जगाने का, इतने लोगों को जोड़ने का और जोड़कर शक्ति बनाने का और फिर शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने का मामला है। अगर हमारे पास जानकारी ही नहीं है तो फिर ये काम हम नहीं कर सकते। हमें जानकारी पहले होना चाहिए, इसलिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को बता रहा था। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत हिस्टोरिकल बात है और इतिहास से संबंधित बात है, मगर ये पिछड़े वर्ग के लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। आप में से बहुसंख्यक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं। 131 इतने लोग चुनकर जाते हैं। 22.5% 1952 से चुनकर जा रहे हैं। अभी वो आंकड़ा 131 हो गया। 1950 से आगे आज तक केंद्र में जितनी सरकारें बनी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर एक भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बनी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी नहीं बनी, इंदिरा गांधी की सरकार भी नहीं बनी, राजीव गांधी की सरकार भी नहीं बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार नहीं बनी। नरेंद्र मोदी को जो 303 लोकसभा की सीटें अभी चुनकर आई है, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। अगर वो माइनस कर दो तो नरेंद्र मोदी भरभरा के गिर जाएगा, मुंह केवल गिर जाएगा। 303 में से 76 निकाल दो तो 24 और 3 27, 227 रहेंगे। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए, तो केवल 227 रहेंगे, सरकार गिर जाएगी, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं रहेगी। तो ये आंकड़े का बैकग्राउंड थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई की और कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनके संख्या के अनुपात में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, तो 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें दो शब्द है, एक सेपरेट है, एक इलेक्टोरेट। सेपरेट जो शब्द है, किससे सेपरेट? ब्राह्मणों से सेपरेट। सेपरेट अर्थ का हिंदी में क्या अर्थ है? अलग, ब्राह्मण से अलग। ब्राह्मण से अलग का एक अर्थ यह है कि जो लोग ब्राह्मण के गुलाम हैं, 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मण से अलग करके ब्राह्मण के नियंत्रण से उनको मुक्त कर दिया गया। अब शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अपना कैंडिडेट खुद अपने वोटों से चुन सकेंगे। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग अपने वोटों से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और ब्राह्मण का इसमें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा। इसलिए मैं इसको कहता हूं 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए। गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली। दूसरी और एक बात बता रहा हूं कि गांधी जी को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली।
और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 17 अगस्त 1932 को, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों से सेपरेट करने में आजादी हासिल की। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज इस बात को मानते थे कि ये जो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन है। तो 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने में कामयाब हो गए। यह इतिहास सेपरेट इलेक्टेड का। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो गए तो गांधी जी ने कहा मुझे मंजूर नहीं है, इनकी आजादी मुझे मंजूर नहीं है। मैं केवल अंग्रेजों के गुलामी से आजादी ही मुझे मंजूर है, ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी मंजूर नहीं है। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। मुझे नहीं लगता बैकवर्ड क्लास के लोगों को यह जानकारी है। बहुत पुराना 2000 साल का इतिहास नहीं बता रहा हूं, 17 अगस्त 1932 का। तो कितना साल हो गया? 100 तो पूरा नहीं हुआ अभी है? 2032 में होगा तो 10 साल और कम है, 90 ही साल हो रहा है। पुराना इतिहास नहीं बता रहे, अभी का मालूम नहीं। साला पुराना कहां से मालूम होगा? अभी का ही हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो जब गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टेड अर्थात ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी बात का विरोध किया, उसके विरोध में आमरण अनशन किया। जब आमरण अनशन किया तो गांधी जी ने हमारे लोगों पर सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने का, यानी अपनी आज़ादी छोड़ने का ज़बरदस्ती किया। और ज़बरदस्ती करने के बाद 24 सितंबर 1932 को, आज है ना? हाँ भाई चौधरी साहब, 24 सितंबर आज है ना? हाँ, थोड़ा याद दिला रहा हूं आप लोग। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने जबरदस्ती हमारे लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट दिया। जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? नहीं, शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा, मगर ब्राह्मणों को एससी और एसटी का कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था? शेड्यूल कास्ट के वोटर और शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट। शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनने का अधिकार होगा। तो इसका परिणाम क्या होता? जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली शेड्यूल कास्ट का आदमी होता वही चुनकर जाता। शेड्यूल ट्राइब का जो आदमी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा ताकतवर होता वही चुनकर जाता। और वो शक्तिशाली एससी एसटी का आदमी चुनकर जाता, गांधी की एक नहीं सुनता, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं सुनते थे, एक नहीं सुनता गांधी की। ठीक है? तो गांधी ने कहा इससे तो जो चुनकर जाएगा साला सुनेगा ही नहीं मेरा। मानने का तो दूसरी बात है, ये सुनेगा ही नहीं। तो फिर कैसे होगा हमारा राज? ब्राह्मण लोगों का राज कैसे होगा देश में? इसलिए गांधी जी ने जब आमरण अनशन शुरू किया इसके विरोध में, ये अधिकार छीनने के विरोध में जब आंदोलन शुरू किया, तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। ये बैकवर्ड क्लास के अधिवेशन में ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को छीनने के लिए गांधी जी ने जो उपवास किया था, आमरण अनशन किया था, उसको बैकवर्ड क्लास के लोगों ने साथ और सहयोग दिया।
जानबूझकर सहयोग दिया, ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कह रहा, सहयोग दिया। गांधी और कांग्रेस के लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल किया, समर्थन दिया। गांधी को बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय समर्थन करने वाले बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बुलाया। अरे मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, है? मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? तुमको अगर कोई जैसे सेपरेट इलेक्टेड SC ST के लिए मैंने हासिल किया, तुम गांधी जी को मांगो सेपरेट इलेक्टेड, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम मेरा समर्थन करो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम मेरा समर्थन करो। बैकवर्ड क्लास के लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना और उन्होंने गांधी जी की बात को माना। परिणामता क्या हुआ? 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं और जो कमी बहुमत बनाने के लिए दिल्ली में सरकार, सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए जब कोई कमी पड़ती है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट इलेक्टोरेट से दलाल और भड़वे लोग चुनकर जाते हैं, उनका समर्थन लेकर दिल्ली में ब्राह्मण अपनी सरकार बनाते हैं। चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, अपनी सरकार बनाते हैं शेड्यूल कास्ट के दलालों और शेड्यूल ट्राइब के दलालों और भड़वों का समर्थन लेकर दिल्ली में सरकार बनाते हैं। और सरकार बनाने के बाद क्या करते हैं? बैकवर्ड क्लासेस की गिनती नहीं होगी। आ रहा, समझ में आ रहा थोड़ा? है? देखा इतिहास में कैसा परिणाम कैसा होता है, किसी को पता नहीं है, मेरे को पता है, अकेले आप लोगों को बता रहा। शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के अगर सेपरेट इलेक्टोरेट में गांधी और ब्राह्मणों की ना सुनने वाले लोग अगर चुनकर जाते तो आजाद भारत में जो पहली सरकार बनती वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन से बनती। तो बैकवर्ड क्लासेस का निर्णय पहले लोकसभा में जाति आधारित गिनती का बनता और ओबीसी को रिजर्वेशन भी लागू हो गया होता अब तक, क्योंकि तो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। और ये 131 22% मेंबर पार्लियामेंट की ताकत तो बाबा साहब अम्बेडकर के नियंत्रण में होती, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संविधान में प्रयासरत थे। अगर उनके नियंत्रण में 131 मेंबर पार्लियामेंट होते तो उनके सपोर्ट के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनती। यदि नहीं बनती और हमारे ही सपोर्ट से बनती तो बैकवर्ड क्लासेस का फैसला तो पहले ही लोकसभा के चुनाव में हो गया होता, जाति आधारित गिनती भी हो गई होती और बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का 92 में मंडल कमीशन का जो जजमेंट आया वो पहले ही हो गया होता, पहले लोकसभा में हो गया होता। बैकवर्ड क्लास के लोगों ने गांधी जी का 17 अगस्त 1932 के बाद जो आमरण अनशन था, वो आमरण अनशन का अगर बैकवर्ड क्लास की ने समर्थन नहीं किया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जीत गए होते। तो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने गांधी जी का समर्थन किया, गांधी जी की बात मानी गई, परिणाम था बैकवर्ड क्लास के साथ आजाद भारत में धोखा हुआ। ये इतिहास आज इसलिए बता रहा हूं कि अब भविष्य में ये गलती दोबारा नहीं करना है, इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये गलती रोकने का तरीका क्या है? ये गलती रोकने का तरीका है अपना संगठन बनना चाहिए, बैकवर्डों का संगठन होना चाहिए। आजाद भारत में ये शायद पहला संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर का अपने बलबूते पर बन रहा है। ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। बामसेप में जितनी शाखा होगी 567 31 स्टेट में, जितने स्टेट में बामसेप होगा उतने स्टेट में बैकवर्ड क्लास का संगठन होगा। और ये पहला कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है बैकवर्ड का।
संगठन तो दूर की बात है, बैकवर्ड क्लासेस को कैडर बेस किसको कहते यही पता नहीं है। संगठन बहुत दूर की बात है, ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। किसी मकसद के लिए, किसी विचारधारा के लिए, किसी खास कार्यक्रम के लिए बनाया जा रहा है। और ऐसा बनाने के लिए बामसेफ के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को पूरी ताकत दी जाएगी। सारे देश भर में पूरी की पूरी ताकत दी जाएगी। ये पहला अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन में आप आ जाना तो 5 गुना बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा। ज्यादा समय, 1 साल में 5 गुना बड़ा होगा। मैंने आते ही पूछा कि ये छोटा पंडाल यार 52% लोगों का, इतना तो मेरा जिले वाले का रहता है? मैं जब लेता हूं ना यूपी में जिले का, तो ये इतना रहता है। ये राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन जो है वह बिल्डिंग तक होना चाहिए था। तो बनाने वाला कमजोर पड़ गया है, ऐसा कि बरसात आ रही थी और मैंने पूछा, वो भी बैकवर्ड का था? वो भी बैकवर्ड का था। बैकवर्ड का ही आदमी बैकवर्ड का पंडाल बनाने के लिए कि बरसात आ रही थी इसलिए नहीं बना पाया। मट्टी का ढेला था, है? मट्टी का ढेला था जो पानी आने से कमजोर पड़ रहा था। किसान खेती में फसल उगाता है तो उसके सारे कपड़े तो गीले हो जाते ना भाई, है? मैं तो किसान का बेटा हूं इसलिए जानता हूं ना। तो इसलिए आप लोगों को यह बात मैं समझा रहा हूं कि अपने बल पर संगठन का निर्माण करना होगा और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, और केवल उत्तर प्रदेश का नहीं बनाना होगा, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना होगा। और ऐसा जब आप करोगे तो फिर अपने बल पर हर काम करने लायक हो जाओगे। ऐसा करने के लिए ये प्रयास है, एक कोशिश है, और इस कोशिश में हम लोग बामसेफ के द्वारा हर प्रकार का आप लोगों को साथ सहयोग दिया जाएगा, हर संभव साथ सहयोग दिया जाएगा, सारे देश भर में दिया जाएगा। और बैकवर्ड क्लासेस को एक काम से अपने आप को दूर रखना होगा। या तो आप बैकवर्ड हो सकते हो या तो आप हिंदू हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ध्यान रखो। थोड़ा सा आप लोगों का इतिहास बताता हूं, ओरिजिनल इतिहास पता नहीं हमारे लोगों को, ओरिजिनल बताता हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता जब यहां इस देश में बनाई गई, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था। तो उसके 1400-1500 साल बाद आए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। उसके 1400-1500 साल बाद ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए। उसके दरमियान आप देखेंगे कि इस देश में एक और लहर चलती है बुद्ध की, एक लहर चलती है महावीर की। ये दोनों के दोनों जो है मूल निवासी लोग हैं, और इसमें सबसे बड़ी लहर जो है वो बुद्ध की चलती है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम एक शब्द प्रयोग करते हैं मूल निवासी, हम एक शब्द प्रयोग करते हैं मूल निवासी। ये मूल निवासी में ये लोग है कौन? तो इतिहास के गहराई में जाने के बाद पता चला ये नाग लोग हैं। इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं ये नाग लोग हैं। ये जो यूपी में जो यादव है उसके जाति का नाम है अहीर, है ना? है? अहीर। तो अही शब्द का अर्थ होता है नाग। किसी को पूछ, पंडित को पूछ लेना, पंडित जी अही शब्द का क्या अर्थ होता है? कहा कि नहीं बताता। दुश्मन का कैसे बताएगा? सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन जो था ये ब्राह्मण का, नाग लोगों था। तो नागों का और ब्राह्मणों का संघर्ष भारत में। फिर उसके बाद इस देश के मूल निवासी जो है वो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट लोग थे। फिर सम्राट बृहदत्त मौर्य जो आखिरी राजा था
पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मारा। बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जो है वो राजा बना। ये ब्राह्मण का राज शुरू हो गया। तो इस तरह से उसके बाद में रामायण लिखी गई, उसके बाद में महाभारत लिखा गया, उसके बाद में पुराण लिखे गए। थोड़ा इतिहास बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं और ब्राह्मणों को मेरी चुनौती है, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे। उसके बाद रामायण लिखी गई, उसके बाद महाभारत लिखा गया। ब्राह्मण कहते हैं रामायण कब लिखा? कई तारीख लिखा हुआ नहीं है लिखा तो क्या कहते, कब लिखा क्या कहते? बहुत प्राचीन 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 प्राचीन। पूछो कितना प्राचीन है? बहुत प्राचीन। अरे मगर कितना? बुद्ध के पहले का। फिर चुप हो जाता। तो रामायण महाभारत बुद्ध के पहले नहीं है। ये महाभारत रामायण में ही सबूत है। दशरथ जातक जो है उसमें राम है। बुद्ध अपने प्रवचन में दशरथ जातक का उल्लेख करते हैं। उसमें जो राम है वो बोधिसत्व राम है। जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई, उसके बाद दशरथ जातक का राम चुराकर रामायण लिखा। ब्राह्मणों ने रामायण दशरथ जातक की चोरी करके लिखा। ऐलान ये कह रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा ना? रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते, नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मेरे बोलने का ये अर्थ नहीं। मेरे बोलने का यही अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ नहीं। मैं अपनी बात जो बोल रहा हूं वो पीछे नहीं ले रहा हूं, यही बात है जो मैं कह रहा हूं। ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण लिखा। दशरथ जातक के अंदर के राम की चोरी करके रामायण लिखा। जब हमने सोशल मीडिया में लिखा तो द्विवेदी नाम का ब्राह्मण आ गया सोशल मीडिया मेरे पास, कहने लगा कि मेसराम जी चलो दशरथ जातक से ही हमने चुराया। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, अब तो मानो राम को। द्विवेदी ब्राह्मण मुझे बोल रहा है चलो दशरथ जातक से ही हमने राम को चुराया, आपकी बात मान लेते हैं, तो अब तो राम को मानो। हमने जवाब दिया द्विवेदी ब्राह्मण को, जब ओरिजिनल हमारे पास है साले डुप्लीकेट को क्यों माने? तेरे डुप्लीकेट को क्यों माने जब ओरिजिनल हमारे पास है? समझ में आया? तो ये उसके बाद रामायण लिखा गया और महाभारत 31 जातक कथाओं की चोरी पर लिखा गया है। रामायण छोटा है ना? एक जातक कथा की चोरी किया। महाभारत बड़ा है, 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा। एक संख्या के आधार पर, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा। और ब्राह्मणों को चुनौती है, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे। वो चर्चा ही नहीं करता, बोलता इसकी चर्चा करेंगे तो फिर वामन मेश्राम की मानना पड़ेगा। वो चर्चा ही नहीं करता, चर्चा करेगा तो सही गलत मानना पड़ेगा। वो चर्चा ही नहीं करता है। तो मैं आपको हमारा इतिहास समझा रहा हूं। तो इस तरह से इन लोगों ने, ये जो रामायण महाभारत है, ये हमारे पुरखों की हत्या के बाद लिखा हुआ सारा मामला है। ये प्राचीन नहीं है, ये हमारा इतिहास प्राचीन है। और वो दबाने के लिए, खत्म करने के लिए प्राचीन भारत में
नाग वर्सेस ब्राह्मणों की लड़ाई थी, बाद में ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई थी। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की लड़ाई सातवीं शताब्दी तक चल रहा था। लड़ाई 7वीं से और 12-13वीं शताब्दी तक चल रहा था। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो फिर ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दिया, तो फिर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो गया और ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई गायब कर दिया। आज भी SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मण हिंदू तो कहते हैं मगर अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। जो SC ST OBC का आदमी बीजेपी में है, अगर उसने SC ST OBC या OBC की बात की तो बीजेपी के अंदर वाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? अरे तुम बीजेपी में हो, तुमको हिंदू की बात करनी चाहिए, बैकवर्ड की बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के अंदर जो भी बैकवर्ड जाएगा तो बीजेपी वाले ब्राह्मण उसको क्या कहते हैं? अरे तुम बैकवर्ड की बात बीजेपी में आकर कर रहे हो, हिंदू क्यों करो, हिंदू की करो, हिंदू की करो। अब जैसे ही बैकवर्ड हिंदू की बोलना शुरू हो जाता है, बैकवर्ड का मामला हवा में उड़ जाता है, खत्म ही हो जाता है। तो हिंदू की बात करने का मतलब है बैकवर्ड के अधिकार को पूरी तरह से नकार देने का मामला है। ये बात बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझना होगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बैकवर्ड एक साथ दो नहीं हो सकता है। तो हिंदू हो सकता है तो बैकवर्ड हो सकता है। तो आपको फैसला करना होगा, या तो बैकवर्ड बनो या तो हिंदू बनो। आपको बैकवर्ड बनेंगे तो अधिकार मिलेगा 52%, और बाबा साहब ने वोट का अधिकार जो दे दिया उसके अनुसार तो बैकवर्ड भारत का शासक वर्ग है। बैकवर्ड के लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा? चलो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा बात है। थोड़ा जो नहीं समझ में आ रहा वो हम बताएंगे, मगर 52% की जरूरत नहीं है। अरे 51 से ही तुम शासक वर्ग बन सकते हो, 52 की जरूरत नहीं है, 51 से ही बन सकते हो। 52 से तो बनेंगे, मगर 52 वाले ब्राह्मणों के पार्टी की सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते नहीं है। ये समस्या है, और इस समस्या ने बैकवर्ड क्लास की समस्या पैदा की। जो ब्राह्मणों की सरकार बैकवर्ड बनाएंगे वो सरकार बैकवर्डों की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। देखो नरेंद्र मोदी बैकवर्ड का आदमी प्रधानमंत्री बन गया, कितना महान है, कितना महान है। उदाहरण देता हूं, बोलता जंगलों में चीते खत्म हो गए, विदे अफ्रीका से लाया। बोलते जंगल में चीते खत्म हो गए, जंगली जानवर खत्म हो गए, उसकी गिनती किया। नरेंद्र मोदी देखो कितना महान है। जंगल में जो चीते थे बोलते 0 हो गए। बैकवर्ड 52 नहीं, साली गिनती नहीं कर रहा है, जंगल के जानवर की गिनती कर रहा है, बोलते 0 हो गया। इतना महान आदमी है। जंगल के जानवर, हिंसक जानवरों की गिनती किया और 0 हो गया। तो साउथ अफ्रीका से वहां से चित्ते लाया, जंगल में छोड़ा, भी फोटो भी निकाला, अखबार में छपवाया, टीवी पर दिखाया। बैकवर्ड की गिनती के बारे में बोल ही नहीं रहा है। जब बैकवर्ड हिंदू बनता है तो अपने अधिकार भूल जाता है, और बैकवर्ड जब बैकवर्ड बनता है तो मंडल कमीशन लागू करवाता है। बैकवर्ड जब बैकवर्ड बना तो मंडल लागू हो गया। उसके बाद में बैकवर्ड के अभी 7% IAS IPS अधिकारी हो गए, 2% थे। तो बैकवर्ड बनेगा तो अधिकार मिलेगा। बैकवर्ड के आधार पर हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार हो गया। ये बाबा साहब आंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसके आधार पर बैकवर्ड क्लास भारत का शासक वर्ग है। मगर कोई आदमी आपके घर में आकर यह नहीं कहेगा
ब्राह्मण भारत का आपके घर में आकर ये नहीं कहेगा बैकवर्ड जी आप ही भारत का शासक वर्ग हो, ये लो परोस कर आपको नहीं देगा। आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा और संघर्ष करने के लिए संगठन चाहिए और संगठन बनाने के लिए जागरण चाहिए, जागरण के लिए विचारधारा चाहिए। इतना सारा मामला होगा तो होगा ना, अन्यथा नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो ये निश्चित रूप से काम होगा। और इसलिए साथियों इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के भविष्य का निर्माण 52% लोगों के जागृति पर निर्भर है। अगर भारत को दोबारा ब्राह्मणों का गुलाम बनाना है या भारत को आजाद करना है, ये 52% लोगों के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के जागृति पर निर्भर है। इतना बड़ा मामला है। अगर 52% लोग जागृत नहीं हुए, भारत ब्राह्मणों का दोबारा गुलाम हो जाएगा और जागृत हो गए, भारत आजाद हो जाएगा और इस देश में हम सब लोगों को, तमाम लोगों को आजादी मिलेगी। ये आजादी की जंग है, ये केवल चपरासी की नौकरी या बाबू की नौकरी हासिल करने का मामला नहीं है, ये आजादी की जंग है। ये आजादी की जंग लड़ने के लिए ये बड़ा संगठन बनाया जा रहा है। ये बनाने के लिए आप आने वाले समय में ताकत लगाओ, शक्ति लगाओ और बाकी बचा हुआ खुराक खाना खाने के बाद खिलाओ।